हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का उपस्थिति को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार मध्य निषेध और कक्षपाल परीक्षा 2026 के लिए एक स्पेशल बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। देखिए जिसका भी परीक्षा 14 जून या 17 जून को होने वाला है, आप सभी आज की सेट को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर लिया गया है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है, वो सारा प्रश्न आज की लेक्चर में मेंशन किया गया है। तो आपसे इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आप सभी अगर बोलिएगा तो पीडीएफ टेलीग्राम पे हम दे देंगे, तो वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। तो जिसका भी पेपर 14 या 17 तारीख को होने वाला है, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कीजिएगा। इससे पहले जो है कि फुल लेंथ का एक आपको पेपर दिए हुए थे जो 100 क्वेश्चन का था, अगर उसे कंप्लीट नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेट को हम सभी। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए दिवस में इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 2 का राइट आंसर कीजिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है यह आपका कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आंसर कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। अच्छा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को। देखिए 22 मार्च को ही हम सभी बिहार दिवस भी मनाते हैं, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। अगर इसके अलावा आपसे इसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व वन्यजीव अभ्यारण्य, विश्व वन्यजीव अभ्यारण्य दिवस कब मनाया जाता है या वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। इतना सा फैक्ट को याद रखिएगा जो आपके पेपर में प्रश्न आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इतना जो प्रश्न बताएंगे ये बिल्कुल पूछने वाला प्रश्न है आपके पेपर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा का अधिकार ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 2 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए सभी तरह का प्रश्न लिया गया है, ठीक है। इजी टू हार्ड दोनों प्रश्न है। तो जिस लेवल का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है वो सारा आपको मिल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार रखा गया है। देखिए शिक्षा जो है ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकार है। कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कुल मौलिक अधिकार आपके पास कितना था? तो याद रखिएगा पहले 7 था, अभी कितना है वर्तमान में? वर्तमान में 6 है। हटाया गया क्या? संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है, यानी कि अनुच्छेद 31 जो था इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। तो संपत्ति अब आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 के बारे में पूछा जाता है क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व के बारे में, कहां से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व ध्यान रखिएगा आप सभी। जो संविधान के भाग आपका किसमें है? 4 में। अनुच्छेद आपका 36 से लेकर 51 तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 3 है कि खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रमुख सहयोगी कौन था? देखिए खेड़ा आंदोलन की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी, यह आपका 1918 में होता है, ठीक है।
तो इसका प्रमुख सहयोगी था सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए महात्मा गांधी जी से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आता है, तो 1915 में आता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सत्याग्रह करने के बाद चंपारण वाला, उसके बाद कौन सा होता है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद आपका खेड़ा आंदोलन 18 में ही होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन, 1930 में नमक सत्याग्रह, और उसके बाद 1931 में महात्मा गांधी और इरविन जी के बीच समझौता होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 1948 में महात्मा गांधी जी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो इतना सा महात्मा गांधी जी के बारे में डेट को याद रखिएगा, जो आपके पेपर में प्रश्न आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने सैमन कमीशन का विरोध किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड। देखिए जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपसे बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। देखिए इससे पहले जो पूरा 100 क्वेश्चन का आपको सेट दिए हुए थे, जिस प्रकार से CSBC का पैटर्न है उसी पैटर्न पर, तो नहीं लगाए जरूर लगा लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। देखिए अगर पेट्रोलियम की बात किया जाए, तो आपको पता है कि पेट्रोलियम सब दिन रहेगा क्या, नहीं, भविष्य में खत्म हो जाएगा। जो भी चीज को लाखों साल करोड़ों साल बनने में लग जाता है, तो हमसे कह सकते हैं कि पेट्रोलियम आने वाला भविष्य में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम, कोयला, जितने भी खनिज संसाधन है वो खत्म हो जाएगा। वो सभी अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, ध्यान रखिएगा, जो आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जिसे लाखों करोड़ों साल लग जाता है बनने में। इसके अलावा नवीकरणीय क्या है, जिसे कह सकते हैं कि बनाया जा सकता है, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि कह सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा, या कह सकते हैं पवन ऊर्जा, या कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा, ये सभी आपका नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो उड़ीसा राज्य करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। भंडारण कौन करता है, झारखंड करता है। झारखंड पहले स्थान पे है भंडारण में, याद रखिएगा आप सभी इतना सा फैक्ट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। लो एस्क का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, पता है आप सभी को। लो एस्क का वो भी आपका उड़ीसा ही करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन करता है, उड़ीसा। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, आसान प्रश्न था। देखिए यहां से प्रश्न आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा। कार्य या ऊर्जा, ध्यान रखिएगा आप सभी। कार्य या ऊर्जा की बात किया जाए तो इसका एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताइए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का होता है पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तब आप सभी क्या बता सकते हैं, तो याद रखिएगा हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का एसआई मात्रक, याद रहेगा आप सभी को, हर्ट्ज जो होता है। इसके अलावा एक याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का न्यूटन होता है, सभी को पता होगा क्या होता है, न्यूटन होता है। याद रहेगा क्या आप सभी को, बिल्कुल। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का, तो याद रखिएगा कूलाम्ब होता है। क्या होता है, कूलाम्ब होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इतना सा याद रखिएगा जो आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की बात किया गया है। देखिए आपका दिवस से संबंधित जो है ना CSBC प्रश्न खूब पूछता है। ठीक है, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, या बिहार मद्य निषेध हो, या कह सकते हैं कि कक्षपाल का हो, या कह सकते हैं कि और कोई भी पेपर हो, जैसे फायरमैन हो जाए, या और कोई भी पेपर ले रहा है ना, तो दिवस से अच्छा खासा प्रश्न पूछता है ये। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है, ये आपका कब मनाया जाता है, बता सकते हैं क्या। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। ठीक है, इतना सा जरूर याद रखिएगा। अच्छा एक याद रखिएगा वन दिवस, विश्व वन दिवस, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। तो जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो क्लियर करवा दिए। ठीक है,
अगला है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर पाकिस्तान की सीमा की बात किया जाए तो एक अगर मैप बनाइएगा आप सभी, ठीक है, तो एक पहले सबसे पहले ये दक्षिण भारत का मैप बनाइएगा और उसके बाद इस प्रकार से फिर मैप बनाना चालू कीजिएगा। आप सभी बात समझे, तो इस प्रकार से आप जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपका लद्दाख और उसके बाद जम्मू कश्मीर का सीमा हो जाएगा, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश होगा। इसी जगह आपका पंजाब है, उसके बाद ये राजस्थान है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका गुजरात है, ठीक है। तो इतना सा सीमा इसके साथ में लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हरियाणा होगा, हरियाणा नहीं होगा। तब क्या होगा, यहाँ देखिएगा गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है। तो इसका ऑप्शन में बी ही करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। तो ये आपका जम्मू कश्मीर ये नीचे वाला हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला है कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्ण विक्षेपण इसे कहा जाता है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की प्रक्रिया को हमसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है। तो देखिए अगर लाल मिट्टी की बात किया जाए तो ये वाला जो क्षेत्र आपसे देखते हैं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र देखते हैं, इसके अलावा झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आपसे भी को लाल मिट्टी का विस्तार देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र में, यानी कि सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 10 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की बात किया जाए तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है। देखिए BCG का टीका जो लगाया जाता है ये आपको कह सकते हैं कि नवजात को लगाया जाता है, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगला है कि रेबीज क्या है। तो देखिए रेबीज की बात किया जाए तो ये आपका एक विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा आप सभी। क्या हो जाएगा, विषाणु जनित रोग होगा। देखिए विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा हो जाएगा, यानी कि वायरस की बात यहाँ पर किया गया है। तो जैसे आप सभी जुकाम का नाम सुने हैं और आपका इन्फ्लुएंजा जो होता है, ठीक है, क्या बताएं आपको, इन्फ्लुएंजा जो होता है ये सभी आपका किससे होता है, जीवाणु से होता है, सॉरी विषाणु से होता है, जीवाणु से नहीं। इसके अलावा डेंगू जो बुखार होता है, डेंगू बुखार जो होता है ये भी आपका किससे होता है, विषाणु से। खसरा जो होता है, खसरा रोग, ये भी विषाणु से होता है। इसके अलावा एड्स जो होता है विषाणु से होता है। पोलियो जो होता है ये भी आपका विषाणु से होता है। कोरोना वायरस का नाम तो सुने होंगे, कोविड-19 का, ये सभी विषाणु से होने वाला रोग है। खसरा, एड्स, पोलियो, कोरोना, डेंगू बुखार, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, ये विषाणु जनित रोग है। अच्छा जीवाणु जनित रोग क्या क्या है बताएं आप सभी को। जीवाणु से होने वाला रोग जैसे कि क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, टीबी कहा जाता है। इसी प्रकार से टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड ये भी आपका जीवाणु से होता है। इसके अलावा एक याद रखिएगा आप सभी, निमोनिया को, क्योंकि यहां से भी प्रश्न कई बार आता है पेपर में। टेटनस याद रखिएगा आप सभी, टेटनस, टेटनस भी आपका जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया याद रखिएगा आप सभी, क्या बताएं आप सभी को, डिप्थीरिया ये भी आपका जीवाणु से ही होता है। और एक आपका लास्ट में कुष्ठ रोग याद रखिएगा जो जीवाणु से होता है। तो क्या क्या बताए जीवाणु से होने वाला, क्षय रोग, टीबी, टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, टेटनस, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो इतना सा याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि प्लेग किससे फैलता है। चलिए बताइएगा आप सभी, तो अभी बताएं आपको प्लेग किससे फैलता है, बता सकते हैं कोई हमको। तो देखिए प्लेग जीवाणु से ही फैलता है, याद रखिएगा आप सभी, प्लेग किससे फैलता है, जीवाणु से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो देखिए प्रकाश का रंग जो निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य से। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि समय का भी बचत करना है, ज्यादा समय बर्बाद भी नहीं करना है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे। और इससे पहले जो 2 सेट हो चुका है ना उसे भी कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कह रहे हैं कि एग्जाम तक में जो भी ये प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं, ठीक है, इसे पर डे जरूर लगा लीजिएगा, काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। और गणित वाला भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए थे आपकी डिमांड पे, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा आप सभी।
तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? तो चमड़ा सबसे बड़ा अंग होता है। अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे बड़ा लीवर कौन सा हो जाएगा? यकृत, याद रखिएगा सबसे बड़ा लीवर है। इसके अलावा कह सकते हैं कि सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेपिज, जिसे कान की हड्डी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? देखिए, कोल विद्रोह आपका 1831 से 32 में हुआ था। बुद्ध भगत प्रमुख नेता था इसका। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो देखिए, लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां यानी कि प्रचुरता पाई जाती है, तो ये लेटराइट मिट्टी में, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बाजरा है? बाजरा मतलब मोटा अनाज होगा, तो ध्यान रखिएगा बाजरा इनमें से हो जाएगा। एक से ज्यादा विकल्प यानी कि ज्वार और रागी ये बाजरा की गिनती में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो देखिए, पेशियों में जो स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है ये आपका हृदय में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। किसमें? हृदय में। याद करते चलिएगा प्रश्न को। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होती है? देखिए, कई बार आपको बताए हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और अचानक दरवट मारने लगे, ठीक है, तो वहां क्या होता है? अनोक्सी प्रक्रिया चालू हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जम जाता है। ठीक है, जो लैक्टिक अम्ल जिस जगह जमता है वहां दर्द करने लगता है, तो ये लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण ही मनुष्य को थकान महसूस होने लगता है। अगला है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो कॉर्निया तो आंख का भाग हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर है। चलिए अगला है कि नेत्र दान में कौन सा भाग प्रयुक्त दान किया जाता है? तो देखिए, नेत्र दान की बात किया जाए तो आंख का हम सभी कॉर्निया ही दान करते हैं। याद रखिएगा आप सभी, क्या दान करते हैं? कॉर्निया, ना कि रेटिना। बात समझे? कॉर्निया दान करते हैं। ब्रिटिश शासन के विरोध में बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये बस्तर विद्रोह के बारे में पूछा गया है, तो आपके पेपर में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका 1910 में जो है कि बस्तर विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाती है? देखिए, वृद्धा अवस्था में जो लुप्त हो जाती है वो आपका थाइमस ग्रंथि, याद रखिएगा। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि जो है ये वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? जैसे ही नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो इसको नियंत्रित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। याद रखिएगा आप सभी, प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, बट प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। ठीक है, चलिए अगला है कि कॉफी की खेती पहली बार प्रयोग किया गया था। देखिए, कॉफी की खेती की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बाबा बुदन की पहाड़ी में प्रयोग किया गया था, और ये कॉफी कहाँ से लाया गया था? यमन से लाया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा किस्म का जो कॉफी होता है ना, वो आपका अरेबिका कॉफी होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो अरेबिका कॉफी है ये आपका सबसे अच्छा किस्म का कॉफी है, और ये बाबा बुदन की पहाड़ी में सबसे पहली बार लगाया गया था। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और कर्नाटक कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, जबकि चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम का गुवाहाटी करता है। और चाय का सबसे अच्छा किस्म का उत्पादन कहां करता है? तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में। अगला है, पलामू एवं लोहरदग्गा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, अगर पलामू और लोहरदग्गा की बात किया जाए तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बता सकते कोई हमको? तो ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हो जाएगा वो आपका उड़ीसा होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, बट यहाँ पर प्रसिद्धि की बात किया गया है तो ये आपका बॉक्साइट के लिए। अगला है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? देखिए, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है आपका केरल के पास। याद रखिएगा आप सभी, किसके पास? केरल के पास। सोना सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि अभी बताए थे कि अबरक का सबसे बेसी उत्पादन करता है। चाय का सबसे बेसी उत्पादन असम करता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कई बार आप सभी को बताए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गलती मत कीजिएगा आप सभी, कावेरी नदी पर, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए अगला है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है? देखिए, अभी तक तो आपसे यही पढ़ रहे हैं कि हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, नागासाकी पर बम गिराया गया था, और यही सब पढ़ा भी रहा है। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आपके लिए है जो आयोग पूछ सकता है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे।
तो ये प्रश्न हम ही आपको करवा सकते हैं, क्योंकि जो संभावना है पूछने का वो यहाँ हम आपको करवा देंगे। तो देखिए हिरोशिमा और नागासाकी जो है तो ये आपका होन्शु और क्यूशु द्वीप पर स्थित है। अच्छा, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और नागासाकी पर जो यहाँ पर गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी पर 9 अगस्त को, ध्यान रखिएगा आप सभी, 9 अगस्त 1945 को यहाँ पर जो बम गिराया गया था उसका कोड नाम क्या था? फैट मैन, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा। उसके बाद जापान आत्मसमर्पण कर देता है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश की बात किया जाए तो जो आपका पर्याय द्वीपीय पठार है, ठीक है, पर्याय द्वीपीय पठार। अच्छा, पर्याय द्वीपीय पठार का मतलब क्या कह सकते हैं हम सभी? क्या उत्तरी मैदान? नहीं। तब पर्वत? नहीं। तटीय मैदान? नहीं। ये दक्षिणी पठार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर्याय द्वीपीय पठार का अर्थ होता है दक्षिणी पठार, जो सबसे प्राचीनतम पठार है, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि जो आपका पर्याय द्वीपीय पठार है ये सबसे प्राचीन है और ये आपका सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति वाला क्षेत्र है। बात समझे? अगला क्वेश्चन है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए जो प्राकृतिक तौर पर वन्य जीव के लिए जो कानूनी तौर पर आरक्षित किया जाता है इसे बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसी में आपको एक जगह देखने के लिए मिल सकता है वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसी के अंदर में आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है जो एक जगह मतलब छोटा सा क्षेत्र जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित किया गया हो, उसे हम सभी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है, उसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य होता है और उसके बाद आपका राष्ट्रीय उद्यान होता है, नेशनल पार्क होता है, जो एक छोटा भाग को संरक्षित किया जाता है। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए ओटावा सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो ये आपका सरोजिनी नायडू ने कहा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनती है, जबकि एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। और एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू किया गया था और एनी बेसेंट के सहयोग से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से सम्मिलित हुए थे, यानी कि मेल किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समुच्चय का सही संधि विच्छेद बताइए। क्या सम धन उच्चाय होगा? नहीं, ये वाला इसका सही आंसर होगा। सम जिसमें कि आधा मुंह होगा, उसके बाद धन आपका उत हो जाएगा जहां पर आधा तो, और उसके बाद आय होगा, याद रखिएगा आप सभी। समुच्चय, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि देश के कुल कोयले उत्पादन में झारखंड की भागीदारी। तो देखिए लगभग पूरे देश का 40% उत्पादन कोयला का करता है झारखंड, याद रखिएगा। उत्पादन या कह सकते भंडारण, खनिज संसाधन भी लगभग इसके पास 40% पूरा देश का है। बात समझे? अगला है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? तो बताए थे आप सभी को कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। तो देखिए झारखंड में कोयला का खान जो है एक कर्णपुरा एक झरिया जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो झरिया और कर्णपुरा दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो कोयला का खान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? देखिए भारत में सबसे पहले जो आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था इसी के तहत, और ये कब किया गया था? 1774 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का होगा महाधन इंद्र होगा, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद कर सकते हैं। अगला है कि डॉक्टरों द्वारा एक मरीज के अंगों जैसे कि यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय आदि की छवियों को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? तो यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा। जो डॉक्टर होता है ना, अगर एक मरीज के जैसे कि अंग को अगर दिखाना है, जैसे कि यकृत हो गया या पित्ताशय हो गया या गर्भाशय हो गया, अगर इसकी छवि को दिखाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? किस तकनीकी का प्रयोग करके हम मरीज को उन अंगों को दिखा सकते हैं? तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग करके हम किसी भी अंग को उन मरीज को दिखाया जा सकता है। या गर्भाशय जो आपका गर्भधान होता है
उस समय कह सकते हैं कि माता के गर्भ में लड़की है या लड़का है, ये अल्ट्रासोनिग्राफी के माध्यम से पता किया जा सकता है, यानी कि उसका इमेज दिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। तो अभी बताए थे कि सबसे प्राचीनतम आपका क्या हो जाएगा, पर्याय द्वीपीय पठार हो जाएगा, जिसे दक्षिणी पठार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गद्दी लोक निवासी हैं। तो देखिए गद्दी एक आपका जनजाति है और ये आपका कहाँ निवास करती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा आपसे, गद्दी जनजाति। अगला है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। तो देखिए सोमपेन जनजाति जो है ये आपका निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे, निकोबार द्वीप समूह में। अगला है कि तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी, और ये बिहार स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, तो इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। अब्दुल्ला, ध्यान रखेंगे आप सभी, अब्दुल्ला के द्वारा ये आपका तारिक ए दाऊदी लिखा गया है। अच्छा, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया है। देखिए ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम में पूछा गया है, केंद्र लेवल में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। देखिए पानी में घुलनशील कौन सा बताए थे आप सभी को, विटामिन बी और आपका सी, ये दोनों आपका पानी में घुलनशील है। देखिए विटामिन बी ग्रुप जो होता है, ठीक है, वो भी पानी में घुलनशील है। इसके अलावा विटामिन सी भी पानी में घुलनशील है, जो कि डेली आपको लेना होता है क्योंकि ये मूत्र के साथ बाहर चला जाता है। जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी वन का थायमिन। विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। जल जनित कह सकते हैं या जीवाणु जनित कह सकते हैं, तो ये आपका हैजा हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। जबकि चेचक, मलेरिया, तपेदिक, ये सभी विषाणु से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म का लोह अयस्क की प्राप्ति होता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तम किस्म का लोह अयस्क की बात किया गया है, तो बता सकते हैं आप सभी कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वेलाडीला की खान से। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ से, वेलाडीला की खान से किया जाता है उत्तम किस्म का लोहा की प्राप्ति, याद रहेगा आप सभी को। देखिए जादूगोड़ा यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा से यूरेनियम निकाला जाता है। जादूगोड़ा कहाँ है, झारखंड में, ध्यान रखिएगा आप सभी। और बेलाडीला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग कई बार बताए हैं, 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोली किसने चलवाया था, जनरल ओडायर ने चलाया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और उस समय यहाँ पर वायसराय पूछा गया है, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ध्यान रखिएगा आप सभी। लॉर्ड केनिंग, ध्यान रखिएगा, इसी के समय में 1857 का क्रांति होता है और लॉर्ड केनिंग भारत का पहला वायसराय बनता है। अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का, पहला वायसराय लॉर्ड केनिंग बनता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है, याद रखिएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सभी सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वे संसाधन जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के सीधे किया जा सकता है डैश कहलाता है। तो देखिए वैसा संसाधन जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन का अगर हम सीधे कर सकते हैं तो वो आपका प्राकृतिक संसाधन होता है, याद रखिएगा आप सभी। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग बिना कोई शोधन किए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बात समझे। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है कि उष्णकटिबंधीय वन का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन जो होता है ये आपका प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो उष्णकटिबंधीय वन ये प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला है कि रसोई घर में कौन सा समास है। तो देखिए इसका समास विग्रह कीजिए। रसोई घर की बात किया गया ना, तो रसोई का घर, यहाँ पर देखिए कारक विभक्ति आया है। और आप सभी को क्या बताएं कि अगर आप सभी को तत्पुरुष समास अगर पहचानना है ना तो पूरा कारक का विभक्ति पता होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये कारक विभक्ति आपको पता होना चाहिए। तो इसका समास विग्रह किए तो क्या निकला, का, ध्यान रखिएगा आप सभी। रसोई का घर, किसका घर, रसोई का घर जहां हम खाना बनाते हैं।
तत्पुरुष समास होगा इसमें। अगला है कि माता पिता में कौन सा समास है, तो यहाँ पर माता पिता अपोजिट वर्ड की बात किया जा रहा है ना, द्वंद्व समास होगा। देखिए माता योजक चिन्ह, इसमें पिता लगेगा, तो ये आपका द्वंद्व समास होगा, अपोजिट वर्ड। जैसे लोटा डोरी, ये अपोजिट वर्ड है। अगला है हाथ पांव फूलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आसान प्रश्न है, घबराना हो जाएगा, हाथ पांव फूलना। अगला क्वेश्चन है कि नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये भी आसान है, बहुत परेशान करना हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि लड़के पढ़ता है, शुद्ध वाक्य बताइए। देखिए लड़के, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के होगा, तो यहाँ पढ़ता सही होगा नहीं, यही कहते हैं कि लड़का पढ़ता है तो सही होता। तो लड़के यहाँ आपका बहुवचन की बात किया जा रहा है, तो जहाँ बहुवचन हो तो वहाँ पढ़ता नहीं, पढ़ते सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि लड़के पढ़ते हैं। बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि अविदा शब्द शक्ति का अर्थ है। तो देखिए अविदा शब्द शक्ति की बात किया जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता है, सीधा अर्थ की प्राप्ति होता है, ध्यान रखिएगा अविदा वाला में। बात समझे, इसमें कोई भी संदेह नहीं होता है, इसमें सीधा अर्थ की प्राप्ति होता है। तो ये आपका मुख्य अर्थ वाला होता है अभिधा। जैसे हम सभी कह सकते हैं कि बोलेंगे मोहन, ठीक है, मोहन पुस्तक, ध्यान रखिएगा आपसे, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर हमसे क्या कह सकते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये एक वाक्य है। तो आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम आपको बोले कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो आप क्या समझिएगा, सीधा अर्थ समझिएगा कि मोहन पढ़ ही रहा होगा या पढ़ाई कर रहा होगा, इसमें कोई छो-पाँच नहीं है, ठीक है। तो ये मुख्य अर्थ को बताता है, सीधा अर्थ को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि मुख्य अर्थ को बताता है। या कह सकते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, तो आप क्या समझिएगा, सूर्य अस्त हो गया, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि दिन ढल गया, यही समझिएगा ना कि दिन ढल गया या सूरज डूब गया, यही समझिएगा। तो सीधा अर्थ यहां समझ में आता है, तो ये आपका अभिधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लक्षणा शब्द शक्ति में अर्थ होता है। देखिए लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है, इसमें संकेत कुछ और करते हैं और अर्थ कुछ अलग समझा जाता है। बात समझे आप सभी, संकेत कुछ किए और समझा कुछ गया, ठीक है, उस संकेत के माध्यम से हम दूसरा चीज को यहाँ पर समझाते हैं, ये लक्षणा बताता है। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा आप सभी, कह सकते हैं कि मोहन, ठीक है, मोहन एक गधा है, ठीक है, मोहन गधा है, तो इसका मतलब क्या सच में मोहन गधा है, चार पैर वाला है, नहीं, मोहन तो एक आदमी है, बट अगर वो कोई काम सही से नहीं कर पा रहा है या कोई काम बिगाड़ दे रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट क्या बोले संकेत में कि तुम गधा हो। तो यहां से समझ में क्या आया कि ये कोई काम का नहीं, ये जानवर के भांति है, ठीक है। तो यही संकेत होता है इसका, संकेत हम दिए कि मोहन गधा है, दूसरा अर्थ क्या निकला कि मोहन एक जानवर है, ठीक है, मोहन क्या है, एक जानवर की भांति कार्य कर रहे हैं। बात समझे, तो यही आपका लक्षणा का अर्थ होता है। एक दूसरा वाक्य से आपसे समझ सकते हैं कि रमेश जो है, रमेश का शरीर, ठीक है, रमेश का शरीर जो है ना, ये लोहे का है, ठीक है, किसका है, लोहे क्या है। तो आप यहाँ क्या समझ रहे हैं, जैसे हम बोले कि आपका रमेश का शरीर जो है लोहे का है, तो यहाँ हम एक संकेत दे कि रमेश का शरीर लोहे का है। तो दूसरा अर्थ में क्या समझिएगा आप सभी कि इसका शरीर बिल्कुल बहुत ज्यादा मजबूत है, इसके अलावा हष्ट पुष्ट शरीर है, ये आप दूसरे अर्थों में समझे। हम संकेत दिए कि रमेश का शरीर लोहे का है, तो आप यहाँ क्या समझ रहे हैं कि उसका शरीर बिल्कुल मजबूत है, कठोर है, ठीक है। तो ये आपका लक्षणा का अर्थ होता है। बात समझे, बिल्कुल। अब देखिए एक होता है व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ है। चलिए बताइएगा व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है छिपा हुआ, याद रखिएगा आप सभी, जिसमें व्यंग कसा जाता है। बात समझे, तो व्यंजना में व्यंग कस के बोला जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि हम सभी ये कह सकते हैं कि जो व्यंजना शब्द शक्ति होता है, इसमें आपका समान अर्थ या लक्षित अर्थ समाप्त हो जाने के बाद जो विशेष अर्थ या छुपा हुआ अर्थ या आपका व्यंग्यार्थ अर्थ जो प्रकट किया जाता है, वही आपका व्यंजना होता है। जैसे हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि राधे, ध्यान रखिएगा, राधे तुम तो गाय हो, ठीक है, तुम तो गाय हो। यहां पर एक व्यंग कसा गया कि राधे तुम तो एक गाय हो, इसका सही अर्थ क्या निकलेगा कि राधे तुम बिल्कुल सीधी सादी हो, तुम बिल्कुल सीधी सादी हो। तो यहां पर हम व्यंग क्या कसे कि राधे तुम तो बिल्कुल गाय हो, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हम सभी को व्यंग के माध्यम से
कि ये बिल्कुल सीधी सादी है, एकदम शुद्धि है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ समझ में आता है। तो यहाँ पर व्यंग कसा जाता है, व्यंग कस के बताया जाता है। अगला है कि उपमा अलंकार में प्रयुक्त होता है। तो देखिए उपमा अलंकार में हम सा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा जैसे कमल सा मुख है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ सा प्रयोग हुआ है ना, तो ये आपका उपमा अलंकार का उदाहरण है। रसों की संख्या क्या है? देखिए रसों की मूल संख्या जो है आपका 9 है, बट कह सकते कि बाद में इसमें एक रस जोड़ा गया आपका वात्सल्य रस, ठीक है, और एक जोड़ा गया भक्ति रस। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक जोड़ा गया भक्ति रस। तो कुल मिलाकर 11 रस है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि एक श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, करुणा होता है, रौद्र होता है, वीर होता है, भयानक होता है, विभत्स होता है, अद्भुत रस होता है, शांत होता है, वात्सल होता है और भक्ति रस होता है।